जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? जी आज हमारा जो लेक्चर है वो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे। आज हमने कम से कम जो ना 2-3 टॉपिक जो है इसके क्लियर करने हैं। तो हमारे पास टाइम आपको पता है 45 मिनट होते हैं, तो उसके अंदर ही हमने इसको इंशाल्लाह कवर करना है। और ये इंतहाई अहम टॉपिक हैं जो अब हम कर रहे हैं, जिसमें नेहरू रिपोर्ट है, कायदे आजम के 14 निकात हैं, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हैं और पीपीएससी का जो पेपर होता है उसमें इन तीनों टॉपिक में से कोई एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आसान होती हैं, नॉर्मल होती हैं, जिनकी डेट्स वगैरह होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि जिनको डीपली पढ़ना पड़ता है। जी ये आवाज किसकी आ रही है? ये बंद कर ले अपना माइक। जी आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? तस्वीर पीछे नजर आ रही है? क्लियर है? जी कल आपने पढ़ा था दिल्ली प्रपोजल, तजावीज़ दिल्ली, और इसके बाद आपने पढ़ा था साइमन कमीशन। मैंने ग्रुप में उसके रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो सेंड कर दिए हैं, तो काइंडली इसको याद कर लीजिएगा, वो बड़े अहम हैं। पिछली दफा मैंने बताया था आपके साइमन कमीशन के बारे में आया था क्वेश्चन 2020 वाले पेपर में, लेक्चरर हिस्ट्री में, मेल में। तो इसलिए ये जो 4-5 टॉपिक हैं इनमें से वो कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन देता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं। और जो हिस्ट्री वाले खासतौर लेक्चर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है ना 1919 से लेकर 1947 तक ये बड़ा अहम है टॉपिक, जितने भी इसके अंदर आते हैं। और अक्सर वो सवाल इन्हीं में से देता है, और सवाल वो देता है घुमा फिरा के, यानी कि आसान आसान से सवाल नहीं देता, थोड़े से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन अंदर से पूछता है। इसकी तैयारी के लिए ये है कि आपको उसको थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा बुक से। इसके लिए आप 2-3 बुक्स जो हैं वो जरूर जो है ना उसको पढ़ा करें। जितनी स्टडी किया करेंगे उतनी आपके लिए बेहतर होगी। जी अब हम स्टार्ट करते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। जैसे कि कल हमने पढ़ा था साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो उसका बायकॉट किया गया हर तरफ। जिधर जिधर भी साइमन कमीशन इंडिया के अंदर गया तो लोगों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। अब जो साइमन कमीशन जब वापस चला गया तो इसके बाद जो है वजीर अमूर हिंद उस वक्त कौन था? बर्कन हेड। वजीर अमूर हिंद जो था बर्कन हेड, ये उकता गया, ये झुंझला गया। इसने कहा कि हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, साइमन कमीशन जो है उसको वापस भेज दिया गया है, ज्यादातर पार्टियों ने उसके साथ सपोर्ट नहीं किया। तो अब उसने कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों को
कि आप अपनी तरफ से कोई मुतफिका दस्तूरी आइन बनाकर पेश करें, कोई इस्लाहात लेकर आए। जो तजवीज़ आप देंगे मैं उसको देखूंगा और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इतने ही कैलिबर के आदमी हैं तो कोई ना कोई दस्तूरी इस्लाहात जो हैं वो लेकर आए, तजावीज़ लेकर आए, प्रपोजल लेकर आए। अब जब उसने ये चैलेंज दिया तो ये चैलेंज कांग्रेस ने कबूल किया। कांग्रेस ने मोतीलाल जो नेहरू थे उन्होंने तमाम पार्टियों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, बुलाई। कब बुलाई ये मैं डेट आपको लिख देता हूं, 12 फरवरी 1929 को ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। जी, ये कॉन्फ्रेंस, पहला सवाल आ गया हमारे पास, ये कॉन्फ्रेंस कब हुई? 12 फरवरी 1929 को। दूसरा सवाल, ये कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई? मोतीलाल नेहरू ने। जितनी भी पार्टीज थी उस वक्त इंडिया के अंदर, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा, नेशनलिस्ट मुस्लिम, तो इस तरह, या होम रूल, ये जितनी 5-7 प्रोमिनेंट पार्टियां थी उनको बुलाया और एक इजलास मुनक्कद किया। अब ये जो इजलास था, कॉन्फ्रेंस था, ये 2 माह चलते रहे। कितनी देर जी? 2 माह। 2 महीने में इसके 25 इजलास हुए। तकरीबन 2 माह आपस में गुफ्तगू होती रही मुख्तलिफ पार्टियों की, लेकिन कोई भी मुतफिका दस्तूर हासिल ना कर सके। कोई जो ऐसी इस्लाहात थी जिस पर तमाम जो थी पार्टीज इकट्ठी हो जाती, वो अभी तक कोई फैसला ना हो सका। 25 इजलास हो गए, 25। 2 माह के अंदर 25 दफा ये मिले आपस में। सिर्फ एक चीज पे इत्तेफाक हुआ। किस पे? कॉमन डोमिनेंट पे, यानी कि किस पे इत्तेफाक हुआ? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पे। सिर्फ एक चीज जो कॉमन है, कॉमन इस्लाहात, रिफॉर्म, सिर्फ एक पर हुई, जवाबदेह हुकूमत पे, कि आइंदा जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। ये एक पॉइंट था जिस पे तमाम पार्टीज इकट्ठी थी। अब अकलीतों को, जो अकलीतें थी, मुसलमान थे, सिख थे और अछूत थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात उसी तरह बरकरार थे। अब वो चाहते थे कि ये ना हो कि जो अक्सरीती पार्टी है, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया था कि जो अक्सरीती पार्टी हो, मेजॉरिटी जिसके पास हो, वो ही हुकूमत करे। तो अब उनको डर पड़ गया, मुस्लिम लीग को, सिखों को और अछूतों को, कि इस तरह तो हम मारे जाएंगे, हम हिंदुओं में ही जम होके रह जाएंगे, हिंदू हम पर हुक्मरानी करेंगे। अब जो है, अब फिर एक इजलास हुआ और फिर एक नया 19 मई को, मई 1929 को दोबारा इजलास हुआ, जिसमें जो मोतीलाल नेहरू थे इनको कमेटी का हेड बना दिया गया। एक कमेटी बनाई गई इस्लाहात के लिए, दस्तूरी आईनी इस्लाहात के लिए, अकलीतों के, खासकर अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए।
दी अपनी आवाज बंद करें। दी 7 रुकनी कमेटी बनी जिसमें 2 मुसलमान थे। प्लीज अपना माइक बंद कर लें। 7 रुकनी कमेटी बनी जिसमें 2 मुसलमान थे, एक सर अली इमाम अच्छा जी, जो 2 मुसलमान थे इनके नेम याद रखें, सर अली इमाम और शुएब कुरैशी। ये प्लीज बंद कर दे माइक अपना, ये डिस्टर्ब ना करें दूसरों को। अच्छा जी, ये सवाल जो है इस बड़ा अहम है कि कमेटी कितनी थी, कितने अरकान थे। 7 अरकान, उनमें से मुसलमान कितने थे, 2 सर अली इमाम और शुएब कुरैशी। इनमें से जो एक मुसलमान थे वो बीमार हो गए और सिर्फ शुएब कुरैशी ने ही अटेंड की थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और इसने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 3 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करना थी और बिल आखिर 28 अगस्त 1928 को इस क्लास को मैं कैसे बंद करूं? इसको कैसे? जी 28 अगस्त 1929 को एक रिपोर्ट शाया हुई जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अब आपको बात समझ आ गई कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जितनी भी पार्टीज थी उनका हेड बनाया गया मोतीलाल नेहरू को, और मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की दस्तूरी आईनी इस्लाहात के लिए, जिसको बाद में नेहरू रिपोर्ट कहा गया, और वो डेट क्या थी 28 अगस्त 1929 को। डेट याद रखिए, सॉरी 1928 को। ये हम 1928 की बात कर रहे हैं। 1928 जो है वो मेरे ज़हन में 1929 चला गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी 1928 को हुई। फिर उसका जो दोबारा इजलास हुआ 19 मई 1928 को। फिर जो कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की वो 28 अगस्त 1928 को जारी हुई, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। जी यहां तक क्लियर हो गया जी। जी क्लियर है जी, आगे चले। अब नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें क्या कहा गया था, क्या क्या तजवीज़ थी। सबसे पहले ये तजवीज़ थी कि कामल आज़ादी की बजाय डोमिनेंस स्टेटस दिया जाए। इंडिया को
डोमिनेंस स्टेटस दिया जाए। दूसरी क्या थी कि सूबों को लसानी बुनियादों पर खुद मुख्तियारी दी जाए और इस तरह सूबा सरहद और बलोचिस्तान में भी दूसरे सूबों की तरह इस्लाहात नाफज की जाए। इसके अलावा एक और तजवीज़ थी कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए बशर्त के सिंध जो है वो अपना बोझ खुद उठा सकता हो। इसके अलावा एक और तजवीज़ थी जुदा करना इंतखाबात को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह मखलूत इंतखाबात नाफज किए जाएं और जो आइन हो ये वफाकी तर्ज का आइन हो। ये जो थी नेहरू रिपोर्ट थी, इसमें यह भी कहा गया था कि जो हकूक हैं हकूक का भी ऐलान किया जाए आइंदा दस्तूर में। जी ये क्लियर हो गया, अब आगे चले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इस तजवीज़ में जुदागाना इंतखाब के बारे में क्या बताया आपने? कि उसका तरीका ख़त्म कर दिया जाए, जुदा करना इंतखाबात को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह मखलूत इंतखाब का तरीका राइज किया जाए। यानी कि मुसलमानों को जो हकूक था अलग-अलग सेपरेट इलेक्टोरेट का वो ख़त्म कर दिया जाए। जी ये जब तजवीज़ मुस्लिम लीग को पता चली दूसरे मुसलमानों को, तो उन्होंने इसको पसंद ना किया। कुछ मुसलमान थे जो नहीं चाहते थे कि ये तजवीज़ मानी जाए, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि अगले साल तक ये तजवीज़ ज़रूर मानी जाए वरना हम एहतजाज करेंगे, फिर स्ट्राइक करेंगे। तो अब मुसलमानों को अपनी फिक्र हो गई कि अगर इनकी तजवीज़ मानी गई तो जो हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट की सहूलत मिली हुई है जुदा करने इंतखाबात की, वो ख़त्म हो जाएगी। और इसमें मुसलमानों को ये भी कहा गया था नेहरू रिपोर्ट में कि मुसलमानों को मरकजी असम्बली में 1/4 के हिसाब से सीटें दी जाएं, 1/4 1/4 के हिसाब से सीटें दी जाएं। ये नेहरू रिपोर्ट ही थी कि जिस पर कायदे आज़म ने कहा था पार्टिंग ऑफ वेज कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। नेहरू रिपोर्ट को देखते ही कायदे आज़म ने ये अल्फाज कहे थे पार्टिंग्स ऑफ वेज के रास्ते अलग अलग, राहें जुदा हो गई। इसको मैं रेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना। जी अब आ गया है ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। पहले आपने पढ़ी हुई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अब आप पढ़ेंगे ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कि जितने भी मुसलमान तंजीमें थी उस वक्त बरसगीर के अंदर, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना किया, तो उन्होंने एक अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई 31 दिसंबर 1928 को। दिसंबर 1928 को
सर फजल हुसैन और लाहौर मुस्लिम लीग। कल मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी दिल्ली प्रपोजल के बाद। एक जो थी लाहौर मुस्लिम लीग या पंजाब मुस्लिम लीग, और दूसरी जो थी वो कलकत्ता मुस्लिम लीग या जिसको हम कायदे आजम वाली मुस्लिम लीग कहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना वाली दो मुस्लिम लीगों। अब यही जो मुसलमान थे जिनमें सर फजल हुसैन के बारे में आप जानते हैं, ये कौन थे? ये यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह थे। यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह सर फजल हुसैन थे, और लाहौर मुस्लिम लीग के सरबराह जो थे वो सर मोहम्मद शफी थे। इन्होंने एक पार्टी का इनेकाद किया जिसमें सर आगा खां को पेरिस से बुलाया गया था। और इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे और कई दूसरे अकाबरीन भी थे। सर आगा खां की चूंकि एक प्रोमिनेंट शख्सियत थी, अंग्रेजों के अंदर उनका एक मुकाम था, रुतबा था, उनकी बात को सुना जाता था। इसलिए पेरिस से, फ्रांस से सर आगा खां को स्पेशल बुलाया गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर, और इसमें ये फैसला किया गया कि हम नेहरू रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते, हमें अब अपनी राहें अलहदा कर लेनी चाहिए कांग्रेस से, हिंदू से, और हमें एक अलग सोचना चाहिए। इसलिए सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। और एक चीज याद रखें कि मार्च 1929 को, मार्च में मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने हकीम अजमल खां की विसातत से सर मोहम्मद जो शफी थे उनके साथ सुलह कर ली। ये चीज याद रखें कि मार्च के महीने में अस्सलाम वालेकुम सर। सर व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है। व्हाइट बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा? जी सर, नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे तो इधर बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अब अभी भी नहीं आ रहा सर। शायद मेरा तो ख्याल है कोई प्रॉब्लम है इधर, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैंने चेक किया है। चलिए मैं दोबारा बोल के बता देता हूँ जो मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि 31 दिसंबर 1928 को सर फजल हुसैन और लाहौर मुस्लिम लीग के सरबराह सर मोहम्मद शफी ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तलब की। फिर मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है सर आगा खां को पेरिस से बुलाया गया। सर आगा खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस वक्त बीमार थे, उनको भी बुलाया गया। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि मार्च 1929 को हकीम अजमल खां की वसातत से मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि कायदे आजम ने सर मोहम्मद शफी से सुलह कर ली, और जो मुस्लिम लीग दो हिस्सों में डिवाइड थी वो फिर से इकट्ठी हो गई। ये चीज याद रखनी है, बड़ी अहम है कि 1929 में जो मुस्लिम लीग दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी, 1927 में वो फिर 2 साल के बाद इकट्ठी हो गई। आर यू क्लियर? सबको समझ आ गई है? और इसमें इस चीज का मुतालबा किया गया कि जो मखलूत इंतखाब हैं
इनको कबूल नहीं किया जाएगा और जुदागाना इंतखाब बरकरार रखा जाएगा। नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कायदे आजम ने अपने 14 नुकात पेश किए थे। आपको याद है ना कि नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में 14 नुकात पेश किए थे ना कायदे आजम ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को देखते हुए ही अपने 14 नुकात पेश किए थे। यहां मैं एक चीज वाजे करता जाऊं कि जो नेहरू थे उन्होंने 8 नुकात बयान किए थे। नेहरू रिपोर्ट में कितने नुकात थे? 8। और कायदे आजम के कितने नुकात हैं जो बड़े मशहूर है? 14 नुकात। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इजलास मार्च 1929 में हुआ और मार्च 1929 में ही कायदे आजम ने 14 नुकात पेश किए। सवाल आता है कि व्हेन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अनाउंस्ड हिज 14 पॉइंट्स, कि आपने अपने 14 नुकात कब पेश किए? तो मार्च 1929, मार्च 1929 टू 9। जी यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं जी आगे। अब 14 नुकात क्या हैं? ये वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पेपर में इसके बारे में नहीं इस तरह पूछा जाता। वही नुकात है कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा, सूबों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तियारी दी जाएगी, मरकजी असम्बली में मुसलमानों को 1/3 नशिस्तें दी जाएं, सूबा सरहद और बलोचिस्तान में इस्लाहात नाफज की जाएं, सिंध को बम्बई से अलग सूबा करार दिया जाए, मुसलमानों को मुलाजमतों में 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। यानी कि ये 14 नुकात थे कायदे आजम के, जो आप जानते हैं, आपने 9th क्लास से पढ़े हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि इसके बाद क्या हुआ। यहां तक क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, वरना अरेज करके आगे चलते हैं। जी अगला टॉपिक है गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस। बड़ा मशहूर टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर। गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? पहली तो बात यह है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी? गोलमेज कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी। अच्छा जी, क्यों हुई? कि जब 29 जून 1929 को
जी आप सबको नजर आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है? मीटिंग दोबारा कनेक्ट हो। जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, इसकी रीजन थी कि 29 जून 1929 को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानवी वजीर आजम रैम्स से मैकडोनाल्ड को खत लिखा कि बरसगीर के अंदर आईनी इस्लाहात के लिए तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं बड़ी पार्टियों के, उनको इकट्ठा किया जाए और उनसे सलाह मशवरा कर लिया जाए, तो हो सकता है कि कोई दस्तूरी हल बेहतर मिल जाए। सेम यही चीज साइमन कमीशन ने भी, जो सर साइमन थे, उन्होंने भी कहा। साइमन ने भी अक्टूबर 1929 को, जब वो यहां से चला गया वापस, तो 16 अक्टूबर साइमन ने भी को बताने अक्टूबर 1929 को वजीर आजम को कहा। अब एक खत जो था सर साइमन ने, जो साइमन कमीशन के हेड थे, उन्होंने भी वजीर आजम जो बरतानिया थे रैम्से मैकडोनाल्ड, उनको कहा कि बरसगीर के अंदर बहुत ज्यादा पार्टियां हैं, अकलीतों का मसला है, तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप उनको बरतानिया में के बुलाएं और उनसे मीटिंग करें और उनसे बाम सलाह मशवरे के बाद किसी फैसले पर पहुंचे। तो इसीलिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई थी। और सबसे पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई? इससे पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस पढ़ने से पहले हम जो गांधी जी थे उनकी नमक की सत्याग्रह पढ़ते हैं। नमक की सत्याग्रह या डांडी मार्च, इसका एक और नाम भी है, बड़ा अहम है, याद रखें, डांडी मार्च। इसका क्या तल्लक है इससे, मैं अभी आपको बताता हूं, ये मैंने पहले क्यों करवा दिया है। नमक की सत्याग्रह या गांधी जी का जो डांडी मार्च था, डांडी मार्च, ये क्या है? अब हुआ ये कि जब आईनी इस्लाहात पे कोई भी बातचीत फाइनल ना हो सकी, तो जो गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसको मनो-अन कबूल किया जाए और अगले साल तक उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए बरसगीर के अंदर। तो अब चूंकि टाइम गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि इसके साथ साथ दबाव डालते हैं ब्रिटिश सरकार पे, अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए उसने नमक की सत्याग्रह शुरू कर दी। नमक पर साल्ट पर टैक्स लगता था, जिसको ये बंद करें दी अपनी आवाज। उसने हिंदुस्तानियों को कहा कि आप नमक पर जो महसूल है, टैक्स है, ये ना दिया करें, तो और ताकि ब्रिटिश सरकार को वो पैसा ना जाए। इससे क्या हुआ कि उसने कहा कि हम नमक अपना खुद बनाएंगे। अब उसने साबरमती से लेकर डांडी तक का एक मार्च किया और साहिल तक, ताकि समुंदर पे जाके हम लोग खुद अपना नमक तैयार कर सके समुद्र के पानी से। असल में ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी और ब्रिटिश सरकार को ब्लैकमेल करने का तरीका था कि उस पे जो टैक्स लगता था नमक पे वो ना लगे और जो हिंदुस्तानी थे वो अपना नमक खुद तैयार करें। तो इसलिए गांधी जी ने ये डांडी मार्च किया था। और हुआ क्या कि जब ये मार्च ज्यादा ही फैल फूल गया तो झड़पें, इंतशार फैल गया, जिससे
पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज किया तो कई आदमी मर गए, जख्मी हो गए और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांग्रेस ने शिरकत नहीं की। ये चीज थी जो मैं समझाना चाहता था कि कांग्रेस ने शिरकत क्यों नहीं की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत इसलिए नहीं की कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? डांडी मार्च के वक्त। अब आते हैं जी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस की तरफ। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी 12 नवंबर 12 नवंबर 1930 था 19 जनवरी 1931 तक हुई थी। डेट याद रखें, 12 नवंबर को ये स्टार्ट हुई थी 1930 को और ये खत्म कब हुई? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि अगले साल जनवरी में 2 माह ये तकरीबन जारी रही थी, 2.5 माह, तो 1931 तक। अब जो है अच्छा जी तो आपको बता रहा था पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से हुई और 19 जनवरी 1931 तक रही। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी, मुस्लिम लीग ने शिरकत की थी, याद रखना है। हिंदू महासभा ने शिरकत की थी और अछूत लीडरों ने भी शिरकत की थी। अब इसमें 8 सब कमेटियां बनाई गई थी। पहली कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कितनी कमेटियां बनी थी? 8। 8 सब कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें सर मोहम्मद शफी और जो कायदे आजम थे 2 कमेटियों में इनको शामिल किया गया था। मीटिंग हो गई तो लेक्चर मुकम्मल करो, मीटिंग में अगली स्टार्ट करो। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 8 सब कमेटियां बनी थी, जिनके जिम्मे मुख्तलिफ काम लगाए गए थे, जिसमें सर मोहम्मद शफी और कायदे आजम को शामिल किया गया था 2 कमेटियों के अंदर। और इनका काम था वफाकी तर्ज अमल की जो हुकूमत थी उसके बारे में इन्होंने इस कमेटी में शामिल थे, अपनी राय देनी थी। अब पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, कौन कौन से इस्लाहात जो थी उनका मुतफिका वो मानी गई, तो वो मैंने लिखा है। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो इस्लाहात हुई थी या जिसपे वो एग्री हो गए थे वो ये थी। पहली थी बर्मा को बरसगीर से अलग कर दिया जाए। जो बर्मा है, म्यांमार, इसको बरसगीर यानी कि हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया। पहले ये हिंदुस्तान का एक सूबा होता था, याद रखना है। बर्मा, म्यांमार जो था ये हिंदुस्तान का एक सूबा था।
तो अब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि इसको अलहदा कर दें, सेपरेट कर दें। सेम सिंध को भी बम्बई से अलग करने का फैसला हुआ, क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि सिंध को बम्बई से अलग करें। दिल्ली प्रपोजल के अंदर भी ये तजवीज़ थी और नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी ये तजवीज़ थी, कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात में भी ये तजवीज़ थी। इसलिए सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। तीसरा जो था वो फैसला हुआ कि सूबों में 2 अमली खत्म करने का फैसला हुआ। 2 अमली मीन डायरकी, जो डायरकी थी सूबों के अंदर खत्म कर दी गई। मरकजी सतह पे उन्होंने कहा ठीक है वफाक के अंदर, लेकिन सूबाई प्रोविंशियल सतह पर डायरकी को खत्म कर दिया गया। और जो सबसे अहम है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल जो था पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था। 4 जनवरी 1931 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो फोत हो गए थे। इनको जब लेकर जाया गया था लंदन में, इंग्लैंड में, जहां गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो स्ट्रेचर पे डाल के लेकर जाया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा था मैंने जाना ज़रूर है, तो स्ट्रेचर पर चले गए थे। लेकिन उधर जाकर 4 जनवरी 1931 को ये फोत हो गए। और इन्होंने ये भी कहा था, बड़ा मशहूर इनके बारे में फिक्र है कि मैं एक आज़ाद मुल्क में दफन नहीं होना चाहता। इन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को कहा था कि मैं एक आज़ाद मुल्क में दफन होना चाहता हूँ, लिहाजा मैं एक गुलाम मुल्क में दफन नहीं होना चाहता। या तो हमें आज़ादी दे दो तो फिर मुझे दफन कर दो, वरना मुझे बैतुल मुक़द्दस में दफन किया जाए, फ़लस्तीन के अंदर। अब भी उनकी कब्र जो है बैतुल मुक़द्दस में है, ये चीज़ याद रखनी। आज के लिए इतना टॉपिक ही काफ़ी है, टाइम हो गया है, तो कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। एक है कि मैं आपने पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस मैंने पढ़ा दी है, आपने दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस और तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के बारे में खुद पढ़ना है। बाकी इसका मैं नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप उसको स्टडी कर लें। कल हम इंशाल्लाह जो है वो अगला टॉपिक पढ़ेंगे।